जय हिंद साथियों। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने गोल, अपने एग्जाम, अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम अनिल जादौन है। मैं इंग्लिश एजुकेटर पिछले 7 साल से इंग्लिश टीच कर रहा हूँ और मेरी एज है 27 साल। यानी कि आपको अंदाजा होगा कि मैं 20 साल की एज से टीचिंग कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट वाली लाइफ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप जेन्युइन सलाह, जेन्युइन डायरेक्शन, जेन्युइन गाइडेंस में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सुपरफिशियल बातों में बिलीव करते हैं, फालतू का मोटिवेशन सुनने आए हो, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। पिछले 7 साल से जो टीचिंग कर रहा हूं, इतनी कम एज में टीचिंग करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो है ये मेरे अलग अलग एग्जामिनेशन का स्कोर। और यही चीज, यही जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्कोर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जाम्स का और जो स्कोर है वो लिख रखा है। अब इनका स्कोर कार्ड तो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन अगर आपको डाउट भी है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ, जो बात सर बोल रहे हैं वो सच है और ईमानदारी से, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इसके पीछे की जो सलाह होगी, जो बातें मैं बताऊंगा, वो बहुत इफेक्टिव है, वो बहुत काम आने वाली है आपकी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। मैं गारंटी देता हूं कि ये 20 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। बस चीजों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे फालतू बोलने का, फालतू की चीजों पर डिस्कशन मुझे खुद से ही पसंद है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि 2014 में जब एक बच्चा 12th करके निकलता है, मेरी 12th भी 2014 में हुई थी। 3-4 महीने बाद मैंने एग्जाम दिया था और 12th के बाद 12th में मैंने इतनी अच्छी ट्यूशन वगैरह पढ़ी थी कि मेरा पेपर निकल गया। अब इसके पीछे भी मैं रीजन बताऊंगा। लगभग 6 से 7 महीने बाद मैंने ये एग्जाम दिया था 12th के रिजल्ट के बाद। ठीक है, इसके पीछे की मैं जो कहानी है एयरफोर्स और एनडीए वाली, ये मैं बताऊंगा। इसका मेरा पेपर निकला। ठीक है, मेरा कोई सिलेक्शन विलेक्शन नहीं हुआ था 2014 में। पेपर दोनों निकले, एनडीए का भी निकला और मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भी। उसके पीछे कहानी अभी आगे आएगी। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूं अभी सीजीएल 2019 की। सीजीएल 2019 के प्री पेपर में मेरे 50 से 50 स्कोर था इंग्लिश में मेरा। ठीक है, प्री का जो कट ऑफ थी वो 1 नंबर ज्यादा थी। उसके बाद मैंने मेंस दिया। मेंस में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं है। पहले जो बात सच है मैं वो बता रहा हूँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं है, लेकिन मेरा इंग्लिश में स्कोर था 195, 200 में से। 2022 से पहले 200 नंबर का इंग्लिश, 200 का मैथ्स आता था मेंस में। ठीक है, मैथ्स का मेरा स्कोर मेरा कम था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और इंग्लिश में 195 थे। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हुए। जब मैं थंबनेल पे लिखता हूँ, बच्चे सोचते हैं कि ये मास्टर पागल हो गया, 200 में से 201 लेके आ रहा है। झूठ की भी हद होती है बाबू, थोड़ा समझ के कमेंट वगैरह किया करो। रॉ स्कोर 195 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 201, 6 नंबर बढ़ गए थे। अभी तो 40-40 नंबर भी बढ़ रहे हैं बच्चों के। तो ये तो प्री और ये मेंस का स्कोर हो गया। उसके बाद एसबीआईपीओ 2018 दिया था, उसमें भी फुल स्कोर था। सीपीओ 2019 के प्री में मेरे 50 में से 50 थे। इसका प्री ही नहीं निकला मेरे से 2019 में। प्री में 1-2 नंबर कम थे, जिसकी वजह से प्री नहीं निकला, तो मेंस तक मैं पहुंचा नहीं, इसलिए मेंस का मैंने यहाँ पे स्कोर नहीं लिखा। एसएससी सीपीओ प्री 2019 का 50 में से 50 था। ठीक है, ये हो गया। ये मेरे एक अच्छा अचीवमेंट था। एक ये मैं इसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये अच्छी तैयारी थी उस टाइम पे और मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था। प्री में मेरे 30 में से 30 थे, तो मैं ये भी स्कोर लिखता हूँ। अब यहाँ पे एक स्कोर मेरा सीजीएल प्री का, एक सीपीओ प्री का, एक मेरा एसजीपीओ का और एक मेरा मेंस का। साथ के साथ जो सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ है वो तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपके थंबनेल में देख रहे हो। ये सबसे बेस्ट स्कोर था मेरे लिए। पता है क्यों? ये वाला जो स्कोर है, अभी देखो, कहानी के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपको सलाह चाहिए और सलाह देना एक मेंटोर का, एक टीचर का बहुत बड़ा फर्ज होता है। ठीक है, तो उसको मैं जेन्युइन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो सीजीएल 2022 का स्कोर है, ये सबसे बढ़िया स्कोर था। उसके पीछे दोनों साइड बताऊं। पहली कि पेपर बड़ा आसान था, सबको पता है कि 2022 का लल्लू पेपर आया था। ठीक है, प्री और मेंस दोनों ही। गलतियां बहुत सारी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें घबराहट बहुत थी। बहुत से बच्चे फेल हुए, मेरे अलावा बहुत से बच्चे फेल हुए। मैं क्यों फेल हुआ उसका भी रीजन बताऊंगा। कंप्यूटर की वजह से, जीएस की वजह से मैं भी फेल हुआ। और भी बहुत सारे बच्चे थे जो जीएस की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, टाइपिंग की वजह से फेल हो गए थे, क्योंकि मेंस में कंप्यूटर, टाइपिंग ये सब कुछ ऐड हुआ था और पूरा का पूरा पैटर्न बदल गया था। जहां 200 नंबर की मैथ्स, 200 का इंग्लिश आता था, वो अचानक से 2022 में क्या हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ हो गया। 135 नंबर की इंग्लिश। ठीक है, जिसमें मेरे 135 में से 135 थी। ये खुशी की बात थी, लेकिन दुखी होने वाली बात थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा उसमें स्कोर कम था जीएस में, तो चलो ठीक है, वो तो निकल जाता चारों सब्जेक्ट का तो जोड़ोगे तो। लेकिन कंप्यूटर में
डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन यहाँ पे रुक गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसमें पूरे मार्क्स थे और लोगों को घबराहट हो रही थी कि यार नया पेपर आएगा, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उसका मुझे डर नहीं था और मेरा पूरा स्कोर हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे की कहानी क्या है। देखो, अगर आप अब ये तो मेरी कहानी थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो और एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही आपके लिए वीडियो है, बाकी अदर कोई एग्जाम वाला देख रहा है तो भी चलेगा। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना। एसएससी के अंदर अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ मेंस या एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने किसी भी एक सब्जेक्ट में 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं आपको शेयर करने वाला हूं एक 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और एक 3 से 4 साल की एस्पिरेंट लाइफ जो मैंने एस्पिरेंट के तरीके से जी है और वहां पर मेरी क्या सोच थी और उसके साथ साथ टीचिंग का उस स्कोर में क्या रोल रहा। ध्यान से दोनों बातें सुनना, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, मैं लास्ट में बाकी के अदर सब्जेक्ट की भी बुक्स वगैरह मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैंने शुरू से इंग्लिश पे ही ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंग्लिश में मेरे 100% स्कोर थे, तो मैं इंग्लिश पे ही बात करूंगा मेनली, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस है जिसमें वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट, 3 चीजें होती है। अब इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। 100% स्कोर तक पहुंचना, रैंक लेकर के आने तक के सफर में आपको मिलती है आपकी पढ़ाई, आपका सिलेबस, आपकी क्लासेस, आपका कंटेंट। तो सबसे पहले बात भी उसी पर होगी। ये आपका कंटेंट है, ये आपकी सिलेबस है। अब इस सिलेबस को मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप रैंक और फुल स्कोर तो भूल जाओ, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को अधूरा ना छोड़ें। ये सबसे बड़ी सीख आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मान लीजिए सर मुझे ये पूरा जो सिलेबस है, जैसे ये ग्रामर का सिलेबस है, तो ग्रामर में चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस में, ये सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये आपका सिलेबस होता है। ये ग्रामर का सिलेबस हो गया। ये आपका मिक्स क्वेश्चंस का सिलेबस हो गया, जिसमें ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन हो गए, ये मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो गए, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। अब मुझे इस पूरे सिलेबस को, जो भी सिलेबस है ग्रामर का, वोकैबुलरी का, कॉम्प्रिहेंशन का, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। तो मैंने जिस दिन मेरी लॉन्चिंग हुई थी, जो मेरा इंट्रोडक्शन आया था, उस दिन भी मैंने आपको सेम स्लाइड पे बताया था कि भाई किसी भी, चाहे वो इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं 3 तरह से। कैसे? या तो आप उस सिलेबस को सालों में कंप्लीट कर सकते हो, या उस सिलेबस को महीनों में कंप्लीट कर सकते हो, या कुछ दिनों में भी कंप्लीट कर सकते हो। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप उस सिलेबस को सालों में कंप्लीट करोगे, महीनों में, या दिनों में। आइए समझते हैं रैंक कौन लेके आता है, टॉपर कौन बनता है, 100% स्कोर कौन करता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक बच्चा है जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है, तो अब वो रैंक लेके आ पाएगा? क्या उसका सिलेक्शन होगा? क्या उसका 100% स्कोर आएगा? ये कैसे डिसाइड होता है मैं बताता हूं। आज कोई बच्चा है और आज से तैयारी शुरू करना चाहता है, तो उसको पहले खुद से पूछना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और कितने दिनों में उस एग्जाम को क्रैक करके जॉब लेना चाहते हो, या आपका गोल क्या है, सिर्फ जॉब लेना, या स्कोर 100% करना, या रैंक लाना, टॉपर बनना। वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो स्टूडेंट हूं जिसको मैं एक एग्जाम चूज कर लिया, मान लीजिए सीजीएल। अब सीजीएल एग्जाम मैंने चूज कर लिया, मैंने कौन सा एग्जाम, कौन से साल वाला है ये नहीं चूज किया, सिर्फ सीजीएल एग्जाम चूज किया है। अब मुझे सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ क्रैक करना है, या मुझे फुल स्कोर करना है, या मुझे रैंक लानी है, जो भी है मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, आज से। तो देखो, अब अगर बच्चे को अच्छा स्कोर उसको करना है, मतलब फुल स्कोर करना है, या रैंक लानी है, मान के चलते हैं रैंक लानी है, और सीजीएल बड़ा एग्जाम ले लिया, बड़ा टारगेट ले लिया कि मुझे सीजीएल में रैंक लानी है या टॉप 100 में आना है, तो मेरा अब बड़ा गोल हो गया, मेरा गोल हो गया बड़ा, सीजीएल जैसा एग्जाम, ऊपर से मुझे टॉपर बनना है, यानी कि टॉप 100 में आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं तैयारी जीरो से शुरू करूंगा, मैं तैयारी जीरो से शुरू करूंगा। कहां से मेरे भाई?
मैं तैयारी 0 से शुरू करूंगा, 0 से या -1 से, -1 से, 0 से 1 2 3 4 और 100%। ठीक है, हमें तैयारी यहां से भी नहीं करनी, हमें तैयारी यहां से करनी। ध्यान से सुनना, और वो तैयारी आपकी सालों में होगी, महीनों में होगी या दिनों में होगी। अब कोई बच्चा है जिसने कहा कि सर मुझे CHSL का एग्जाम देना, 3 महीने बाद पेपर है, आज नोटिफिकेशन आया, मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे तैयारी करा दो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 महीने में तैयारी नहीं करा सकता या मैं आपको 3 महीने में तैयारी करने की सलाह नहीं दूंगा, दूंगा। टीचर्स हैं, देंगे, सब लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि उनका काम है, उनके पास हर तरह का स्टूडेंट है। तो 3 महीने वाले अलग हो जाएंगे। अभी बात करेंगे हम रैंक वाले की, कि उसको फुल स्कोर करना है तो उसको क्या करना चाहिए। महीने वाला ऑप्शन हटा दीजिए, दिनों वाला ऑप्शन हटा दीजिए, आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है वो है सालों वाला। यानी मुझे सालों साल मेहनत करनी है, तब जाके मैं टॉप 100 में आऊंगा। क्योंकि भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करके टॉपर बनना एक सालों की मेहनत ही होती है, तभी आप बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। अच्छा चलिए ठीक है, सालों का टारगेट कर लिया, क्या सालों इन्वेस्ट करने से या लाखों रुपए इन्वेस्ट करने से आपको रैंक मिल जाएगी? नहीं, उस सालों के सिलेबस को आप पढ़ कैसे रहे हो ये भी डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ एक एस्पिरेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हो तो आपका 100% स्कोर नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ टीचर की तरह पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने फील किया है। ठीक है, मेरा भी सिलेक्शन रुका है। किसकी वजह से रुका था? क्योंकि मैंने एक सिर्फ टीचर की तरह सोचा, लेकिन मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग था, क्योंकि मैंने जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो भाई जब से मैं पढ़ा ही रहा हूं तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाना ही मेरा मेन काम था। आपका क्या है? आपका टॉप 100 में आना मेन काम है। तो आपको उसी तरह से अपना गोल सेट करना है। तो अब आपको क्या करना है भाई, मान लीजिए सर मेरे पास सालों है, और अपने आप को लिमिटेड बिल्कुल नहीं करना है कि मुझे 6 महीने में सिलेक्शन लेना है, 1 साल में लेना है, 2 साल में नहीं। मैं जिस दिन सिलेक्शन के लायक हो जाऊंगा, जिस दिन रैंक लाने के लायक हो जाऊंगा, जब तक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं तब तक पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए चाहे मुझे घर वालों से लड़ना पड़े, चाहे घर वालों से पैसे मांग मांग के पढ़ना पड़े, दोस्तों से मांगना पड़े। जब मैंने एक गोल सेट किया है तो उसके लिए जो कुछ मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। और जब तक मैं उसके लायक नहीं बनूंगा, चीजें चाहने से नहीं मिलती हैं, चीजों के लायक बनना पड़ता है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। एग्जाम में फुल स्कोर करना, रैंक लाना, उसके लायक बनना पड़ेगा। आप चाहने से नहीं ले सकते, पैसा खर्च करने से, टाइम बर्बाद करने से नहीं ले सकते। उसके लायक बनने में समय लगता है। समय खर्च करने से नौकरी नहीं मिलती है, उस समय को सही तरह से खर्च करना है। और जो समय सही तरीके, जो व्यक्ति सही तरीके से समय को खर्च करता है, उसको नौकरी मिल जाती है। तो आपने सालों का टारगेट किया, तो सालों को बर्बाद नहीं करना है, उन सालों की मेहनत को सही डायरेक्शन में यूज करना है। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक टीचर, तो मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो पहली साल बीए में एडमिशन लिया था 2014 में, जब मैंने 12th करी उसके बाद मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में। तो मैं सबसे पहले कॉलेज गया, मैंने कहा चलो कॉलेज लाइफ जीते हैं। जैसे ही मैं कॉलेज गया तो मैं गांव से सीधे शहर में, एक कॉलेज था आगरा कॉलेज, आगरा, वहां पे गया। तो वहां पर मैंने 3-4 महीने आराम से गया, मैंने 5 से 6 महीने आराम से कॉलेज गया, अप डाउन करा, खूब मजा आ रहा था, बढ़िया। लेकिन मुझे वहां पर एक ही चीज समझ आई कि यहाँ पर डेली का आना सुबह 10-11 बजे और रात को शाम को 3-4 बजे जो जाते हैं वापस, इस पूरे टाइम में कोई फायदा नहीं होता मेरा, सिर्फ समय बर्बाद होता है और एक छोटा मोटा सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन बाकी के लोग 5-5 साल तक रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद याद आ रही है कि अब तो चलो कुछ करना है। तो मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा जो कॉलेज जा रहे हैं, 12th करने के बाद, पहली बात तो 12th अच्छे से करो। 12th के बाद जो आप कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज के समय का अगर कॉलेज में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कॉलेज के साथ साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं 4 से 5 महीने कॉलेज गया, 4 से 5 महीने में भी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर आना और जो समय बर्बाद होना सब वेस्ट है, इस टाइम को मैं कहीं दूसरी जगह यूज करूंगा। तब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। मेरी तैयारी 12th की अच्छी थी, मैथ्स वगैरह बढ़िया था मेरा उस टाइम पे, टेक्निकल, तो मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया। ठीक है, और 3-4 महीने मैंने तैयारी भी करी थी, लगभग 3 महीने तैयारी करी होगी। इंग्लिश की और मैथ्स की 2 अलग अलग इंडिविजुअल कोर्स लगाए थे मैंने, ठीक है, सब सब्जेक्ट वाइज। और दोनों कोर्स को मैंने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, 3 महीने। और मेरी आधी तैयारी 12th में मेरी थी, टेक्निकल मैथ्स वगैरह ठीक था, तो मेरा एयरफोर्स निकल गया। लेकिन उन 3 महीने की थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। जो 3 महीने में मैंने, 3 महीने में जो मैंने इंग्लिश पढ़ी,
जिन सर से, क्योंकि वो पीजी, मेरे पीजी के पास में कोचिंग थी, तो मैंने 3 महीने इंग्लिश पढ़ी। 3 महीने की जो इंग्लिश मैंने पढ़ी, उस इंग्लिश को मैंने इतने अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज, क्योंकि मैं उन सर से इंस्पायर हो गया कि ये सर बढ़िया जो बताते हैं, इनकी लाइफ बढ़िया है, खूब सारा पैसा कमाते हैं, बस पढ़ाते हैं, अपने घर रहते हैं, मस्त बढ़िया है, मुझे भी टीचर की तरह थोड़ा सा काम करना है, क्यों ना मैं भी टीचर बन जाऊं। तो मैं उनसे इंस्पायर हो गया, और मैं वो जो 3 महीने का कंटेंट था, सिलेबस पूरा भी नहीं हुआ था, वो 3 महीने का जो कंटेंट था उसी को मैं 2-3 बार पढ़ के अच्छे से घर पे रिवाइज करके मैं अपने पीजी के बच्चों को ही पढ़ाना स्टार्ट कर, यानी कि वहां से मैंने फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया। और पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं दोबारा कोचिंग गया, मैंने कोचिंग बंद नहीं करी, दूसरे बैच में चला गया। जब दूसरी बार मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि मैंने बहुत सी चीजें अपने बच्चों को गलत पढ़ा दी। लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, मेरे दोस्त थे, कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जबरदस्ती बिठा रखा है। लेकिन उस चीज का नुकसान किसी को नहीं हुआ, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो पहली बार में पढ़ा वो गलत सलत पढ़ लिया, कुछ चीजें मैंने छोड़ रखी थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि मैंने जो एक बार सिलेबस पढ़ा है उसमें गलतियां सुधारी, जो चीजें छूटी थी वो कंप्लीट करी, जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं वो मैंने खुद से गूगल से, किताबों से या यूट्यूब से करी कंप्लीट। और दूसरी बार मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करा, और जब दूसरी बार मैंने सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया, तब मैंने प्रॉपर 8 से 10 बच्चों का बैच, वो भी फ्री पढ़ाया था, और वहां पर उन बच्चों को मैंने डेडिकेटेडली पढ़ाया था, जिसमें 2 बच्चे एयरफोर्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, और उन 2 बच्चों का भी एयरफोर्स का पेपर निकला, उन 2 बच्चों का फ्री बैच से। मतलब मैंने 1 साल पढ़ाया, 6 महीने पहला वाला सिलेबस ऐसे पढ़ाया। दूसरी बार जो सिलेबस में कोचिंग मैंने बंद नहीं करी है, मैं कोचिंग जा रहा हूँ एस्पिरेंट की तरह, और घर पे आ रहा हूँ टीचर की तरह। मतलब वहां पर एक एस्पिरेंट का और एक टीचर का, दोनों का एक्सपीरियंस मिल गया। मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी है एस्पिरेंट की तरह, एस्पिरेंट के नॉर्म्स का ध्यान रखना है, साथ के साथ सोच लेके चलनी है टीचर वाली हर सब्जेक्ट की, कि इंग्लिश को मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन टीचर की तरह पढ़ूंगा, कहीं कोई गलती ना छूटे। कोई भी चीज है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग रहा हो, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में कितना भी टाइम लग रहा है, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में कितना भी टाइम लग रहा है, उसकी प्रैक्टिस करने में कितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं, मैं लेके आऊंगा, चाहे कोई सी भी किताब हो, चाहे कोई सी भी पीडीएफ हो, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन टॉपिक मुझे 100% आना चाहिए। सोचो टीचर की तरह और पढ़ाई करो, अपने नॉर्म्स अप्लाई करो, अपना डिसिप्लिन तैयार करो एक स्टूडेंट की तरह, क्योंकि स्टूडेंट को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टीचर को एक ही पढ़ना है, तो आप हर सब्जेक्ट को एक टीचर की तरह देखा करो। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम की, कि सर एक जो स्टूडेंट है, आपको ये दोनों ऑप्शन तो हटा देने, एक स्टूडेंट जो होता है वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहा है, सोचो 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहा है, इतना ओवर स्ट्रेस्ड है, उसके बावजूद भी उसका आउटपुट कम क्यों है? क्योंकि उसके पास टाइम कम है। उसने 3 महीने का अपना गोल सेट किया है, 5 महीने का किया है, 6 महीने का किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीने में तैयारी नहीं होती, होती है, लेकिन वो रिपीटर्स के लिए होती है। कोई पहली बार बच्चा जिसका सिलेबस आधा अधूरा है, वो अगर 3 महीने में अपना टारगेट कंप्लीट करना चाह रहा है, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होना, और उसको ओवर स्ट्रेस तो होगा ही होगा। एक बच्चा जो रिपीटर है, जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको 3 महीने में तैयारी करा सकते हैं, 4 महीने में करा सकते हैं, इवन 45 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में, कितने भी दिन में करा सकते हैं। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए दिनों में, महीनों में तैयारी होती है। जो एक तरफ से पढ़ना चाह रहा है शुरू से लेके आखिरी तक पूरा, उसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार उसको सिलेबस को पढ़ना पड़े उतनी बार पढ़ो। बस अपने सिलेबस के अंदर, अपने एक सब्जेक्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आप, कौन कह रहा है 12 घंटे पढ़ने की? कौन कह रहा है आपसे 12 घंटे पढ़ने की? मैं कह रहा हूं आप 8 घंटे दिन में पढ़ो, लेकिन आपके पास महीने होने चाहिए 24। 24 मतलब 2 साल, कम से कम टारगेट 2 साल का रखो। मैं गारंटी देता हूं 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि मैं 2027 में टॉप 100 में आना चाहता हूं। भाई साहब आ जाओगे, आ जाओगे। मेहनत करनी है, चीजों को जो टीचर आपको सिखा रहा है, उस पूरे सिलेबस के एक टॉपिक के एक हिस्से को आप 1 घंटे में पढ़ रहे हो, और 1 घंटे को रिवाइज करके आप नहीं सीख सकते? क्यों नहीं सीख सकते भाई? 1 घंटे की चीज 1 दिन में नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, उसको रिवाइज करो, वीकली रिवाइज कर लो, 15 दिन बाद रिवाइज कर लो, 30 दिन बाद रिवाइज कर लो, 6 महीने बाद रिवाइज कर लो, फिर 6 महीने बाद दोबारा पढ़ लो। 6 महीने बाद तो सिलेबस शुरू हो गया भाई। इंग्लिश का सिलेबस देखा जाए तो अगर ऑनलाइन क्लास से ले रहे हो तो 3 महीने का ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। ऑफलाइन में 6 महीने का, मैथ्स का 8-9 महीने का, 10 महीने का है ऑफलाइन में। अब तो 6-7 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स ऑनलाइन। तो आप 2 साल में एक सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 रिवाइज कर सकते हैं। जब मैं अपने सर से पढ़ता था, तो मैंने जिस दिन से कोचिंग ज्वाइन करी है, उस दिन से
जब मैं एक परफेक्ट टीचर नहीं बन गया, जब कोचिंग सेंटर्स में जाना नहीं शुरू कर दिया, तब तक मैं पढ़ता रहा। मतलब मैंने 3 से 4 बार वो सिलेबस पढ़ा। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 4 बार आप भी पढ़ने जाओ, बट हाँ, आप जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उनको 4 बार पढ़ सकते हो। आप कमी मत छोड़ो, आप अपने सिलेबस की कोई भी चीज स्किप मत करो, छोड़ो मत, उसी को बार बार पढ़ो। ये बहुत बड़े बड़े लोगों के थॉट्स हैं कि भाई एक चीज को जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार कंप्लीट करोगे, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, भाई परफेक्शन उतना जल्दी आता है, उतना ज्यादा आता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि मेहनत और नॉर्म्स अपने ऊपर अप्लाई करो। नॉर्म्स मतलब रूल्स जो होते हैं, वो टीचर स्टूडेंट के अप्लाई करो कि मुझे चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना। किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर बन के मैं क्या उखाड़ लूंगा, चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। दिन में 12 घंटे 14 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मुझे 3 महीने का टारगेट सेट नहीं करना, मुझे 2 साल का टारगेट सेट करना। और 2 साल के अंदर जो आपका सिलेबस है उससे 4 गुना 3 गुना टाइम लेके चलो। आप 4 गुने टाइम को 1/4 में, 6 महीने का सिलेबस है 1 महीने में कंप्लीट करा दो सर। भाई 1 महीने के सिलेबस को 4 महीने में पढ़ना होता है, 4 महीने को तुम 1 महीने में पढ़ रहे हो, रैंक छोड़ो सिलेक्शन भी नहीं होगा। समझे? तो 1/4 हिस्सा मत लो टाइम का, 4 गुना लो, 3 गुना लो, 2 गुना लो। मतलब 2 साल के बाद आप टारगेट सेट करो कि 2027 में मुझे टॉप 100 में आना है, या मुझे फुल स्कोर करना है, जो भी आप, या मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं गारंटी देता हूं आप 3-3 महीने 4-4 महीने करके 4 साल बर्बाद कर दोगे, लेकिन एक बार 2 साल का टारगेट करोगे तो एक सिलेबस को आप 4-4 साल बाद 4-4 बार पढ़ लोगे, 3-3 बार पढ़ लोगे। और उस टाइम पे आपकी जो नॉलेज होगी, आपका जो IQ होगा, आपकी जो सोच होगी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, वो उन स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा होगा। और ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, ऐसे ही बच्चों की रैंक आती है, ऐसे ही बच्चों का फुल स्कोर होता है। ठीक है, और यही रीजन था कि मैंने स्कोर 100% किया। और उसमें एक चीज ऐड हो जाती है कि मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया था, मैं एक फुली टीचर की तरह सोचता था, इसीलिए मैंने 22 23 24 साल में फुल स्कोर कर लिया। समझ रहे हो ना? हाँ। और उस टाइम पे मेरा फीडबैक बहुत अच्छा आने लगा पढ़ाई का। तो पढ़ाना मतलब टीचिंग में भी मैंने अच्छा किया, और मैंने एक एस्पिरेंट लाइफ में भी बहुत अच्छा किया। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया कि आपको तैयारी कितने टाइम तक करनी है, मल्टीपल टाइम देना है, सिलेबस में कुछ भी छोड़ना नहीं है, दिन में कम टाइम पढ़ना है, लेकिन ज्यादा दिनों तक पढ़ना है। आप कम दिनों तक ज्यादा घंटे पढ़ रहे हो, ये गलत स्ट्रैटेजी है। जिस बच्चे को भी रैंक लानी है, 100% स्कोर करना है, कम टाइम ज्यादा लंबा गोल, दूर तक, ज्यादा दिन तक पढ़ना है, दिन में कम घंटे पढ़ना है, और पूरा पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके ये है आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिससे आप अपना 100% स्कोर कर सकते। बाकी आप सभी का शुक्रिया। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको कैसे लगी, ये अपने कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मुझे ऐसा लगा और इसमें ये चीज अच्छी थी, ये बेकार थी। जो भी आपको कमेंट में करना है आप बताइए, उस चीज को हम कंसिडर करें। ठीक है, जय हिंद।